हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस बूढ़े आदमी को जब पुलिस वाले मारने जाते हैं तभी वहाँ पे ड्रैगन मार्शल आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। फिर वहाँ बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि आप कौन हो, क्या तुम सूचे। उसके बाद ड्रैगन मार्शल बोलता है कि अंकल आप पहले घर जाइए, मैं जियांग सुन का मामला सुलझाऊंगा। फिर वे दोनों अफसर बोलते हैं कि छोड़ दो मुझे कमीने। फिर वहाँ पुलिस वाले के डंडे को छोड़ देते हैं, तभी पुलिस वाले गिरने लगते हैं। फिर वो पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ बूढ़ा आदमी रोते हुए बोलता है कि आपका अच्छा भाई आसपास आ गया है। उसके बाद मार्शल पार्टी में एंटर करता है। फिर वहाँ खाने के पास जाता है। आसपास सभी लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि वहाँ गंदा व्यक्ति कौन है जो इतने गंदे कपड़े पहनकर पार्टी में आया है। वहाँ पे और एक आदमी बोलता है कि शायद वहाँ एक भिखारी होगा जो यहाँ पर खाने पीने आया है। तभी मिस्टर झांग मार्शल को ऊपर से देखते हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि मिस्टर झांग, नीचे कोई व्यक्ति आकर सभी को डरा रहा है और प्रवेश द्वार पर 2 सुरक्षा गार्डों को भी घायल कर दिया है। फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ, मुझे यहाँ उम्मीद नहीं थी कि जियांग झांग का परिचय वापस आएगा। तभी वहाँ पर मामा आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि वहाँ 3 साल पहले शादी के दिन सेना में शामिल होने के लिए वहाँ हम पर मुसीबत डालने के लिए तो नहीं आया है ना। फिर मिस्टर झांग बोलता है कि वहाँ तो एक बस लंगड़ा सिपाही है, क्या आपको लगता है वहाँ लॉर्ड ड्रैगन मार्शल या कुछ और होंगे? मैं जाकर उसका अच्छे से स्वागत करता हूँ। यहाँ बोलकर मिस्टर झांग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। फिर मार्शल के पीछे मिस्टर झांग आके बोलते हैं कि क्या आप सुनजे हैं? फिर मार्शल बोलता है कि हाँ मैं हूँ। फिर मिस्टर झांग बूढ़ा सा चेहरा बनाकर बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पूरे जियांग झांग और रोंग शहर के लोग आपसे नफरत और ईर्ष्या करते हैं। आपको रोंग चेंग की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करनी थी, लेकिन शादी के दिन आप उसे 3 साल के लिए सेना में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। आप ऐसे सुंदरी को 3 साल विधवा के रूप में कैसे जीवित रख सकते हैं? आप में वास्तव में बहुत ज्यादा पेशेंस है। उसके बाद मार्शल गुस्से से बोलता है कि क्या आप अपनी बकवास करना बंद करोगे? तभी मिस्टर झांग मन ही मन बोलते हैं कि उस आदमी की आंखों में क्या है? मैं डिंगफा ग्रुप का युवा निर्देशक हूँ। वहाँ व्यक्ति जो ड्रैगन मार्शल द्वारा मूल्यांकन माना जाता है, मैं बदमाश से कैसे डर सकता हूँ? फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि आपके हाव भाव देख के लगते हैं कि आप यहाँ से मार खाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम जियांग सुन के मामले के लिए आए हो, है ना? यदि उसने समय रहते मुझसे भीख मांगी होती तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता था, लेकिन आप निश्चित रहिए कि जब मैं सुनजे समूह को अपने नियंत्रण में ले लूंगा और जियांग जून की सारी विरासत मैं अपने हाथ ले लूंगा तो मैं जुंजे समूह को और ज्यादा समृद्ध बना लूंगा। तभी पीछे से कोई आता है और मिस्टर झांग को माइक देकर बोलता है कि मास्टर कुछ कहिए। उसके बाद मिस्टर झांग माइक में बोलते हैं कि इस पार्टी में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले मैं किसी का परिचय दे देना चाहता हूँ। जियांग झू की हमारी की महान हस्ती सुनजे से मिले। फिर 2 लड़की आपस में बात करी होती है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि वहाँ भिखारी की तरह दिख रहा है, इसलिए कि वहाँ कचरा है। सुनजे। फिर दूसरी लड़की बोलती है कि यहाँ सही है, यहाँ बकवास का टुकड़ा है जिसके कारण उसके दादा की हत्या हो गई। उसके बाद और कोई बोलता है कि मैंने सुना है वहाँ अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर सेना में शामिल होने के लिए चला गया। मुझे लगा कि वहाँ वापस इसलिए आया है क्योंकि वहाँ अब खुद को संभाल नहीं पा रहा। फिर और कोई बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ जिंज्ञान सुन के मामले की वजह से वापस आया है, लेकिन अगर वहाँ वापस भी आ गया तो क्या होगा? वहाँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मामा आती है और बोलती है कि अच्छा, अगर आप सुनजे नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी मार्शल बोलता है कि क्या मुझे यहाँ आपको बताने की आवश्यकता है? फिर मामा बोलती है कि मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो तुम जियांग सुन की मौत का फायदा उठाकर इस बारे में बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहोगे। मैं सही कह रही हूँ, है ना? मैं आपके जैसे
बहुत से लोगों को देख चुकी हूँ जो पैसों के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। तभी मिस्टर झांग बोलते हैं कि यहाँ पर आज इतनी बड़ी पार्टी है तो आज का दिन गुस्सा करना ना जरूरी नहीं है, क्या आपको सिर्फ पैसे चाहिए? फिर मिस्टर झांग अपने कोट से एक गड्डी पैसे की निकालते हैं और उसे मार्शल के ऊपर छिड़क देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पूरे 30,000 युआन है जो आपके लिए पूरे साल के लिए पर्याप्त होगा, है ना? जब तक आप सबके सामने चिल्लाते रहोगे कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं आपको तब तक यहाँ से पैसे उठाने की अनुमति दे दूंगा। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और पीछे से आवाज आती है कि मिस्टर झांग वास्तव में बहुत अच्छे हैं, एक बार हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हार ही जाता है, घुटनों के बल बैठो और उनसे माफी मांगो। तभी मामा बोलती है कि उससे क्या हो गया, उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी ताकि बॉडीगार्ड उसे अच्छे से सबक सिखा सके। उसके बाद मार्शल बोलता है कि क्या सब लोग हंसते हंसते थक गए हो? यहाँ सुनकर मिस्टर झांग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर मार्शल बोलता है कि अब मेरी बारी है, अब बहुत हो गया हंसी मजाक, अब मुझे बोलने का समय है ना? फिर लोगों में से आवाज आती है, वे लोग बोलते हैं कि बोलने के लिए आपके पास कोई योग्यता है, आप तो बस कूड़े का ढेर हो। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ सही है, कूड़े को भी आज्ञाकारी रूप से अपमान स्वीकार करना चाहिए। फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि सब लोग चुप हो जाओ, उसे बोलने दो, मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या बोलना चाहता है। फिर लोगों में से आवाज आती है, वे लोग बोलते हैं कि सच में भाई झांग बहुत ज्यादा दयालु है। फिर मामा बोलती है कि तुम बहुत बेकार हो, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो जल्दी से कहो, झांग को कई और भी जरूरी काम होते हैं, उनका समय से बर्बाद मत करो। उसके बाद मार्शल मिस्टर झांग के हाथों से माइक को छीन लेते हैं। फिर मार्शल एक कुर्सी पर बैठकर माइक पकड़कर बोलते हैं कि तो ठीक है, अब मुझे बोलने दो। फिर मिस्टर झांग चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कुर्सी पर बैठ सकते हो, कचरे के ढेर? फिर मामा बोलती है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या आप ड्रैगन मार्शल की जगह बैठने योग्य हैं? तभी मार्शल बोलता है कि चूंकि यहाँ ड्रैगन मार्शल के लिए है तो फिर मैं इसी जगह पर बैठूंगा क्योंकि मैं ड्रैगन मार्शल हूँ। यह बात सुनकर सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे लोग बोलते हैं कि यहाँ कितना बड़ा मजाकिया है, क्या क्या वो सच में ड्रैगन मार्शल है? ओह नो। फिर और कोई बोलता है कि यह कैसी बकवास है। फिर दूसरा कोई बोलता है कि यह सैनिक के रूप में कुछ वर्ष बिताने से यह अपने आप को ड्रैगन मार्शल मानता है। फिर और कोई बोलता है कि वाह क्या बात है, यह दावा करने के लिए कि वह ड्रैगन मार्शल है वह निश्चित रूप से पागल हो गया है। तभी मिस्टर झांग की सेक्रेटरी मिस्टर झांग के पास आती है और बोलती है कि मिस्टर झांग, मुझे डर है कि अगर आप इस अपमानजनक गड़बड़ी को साफ नहीं करोगे तो ड्रैगन मार्शल नाखुश होंगे। तभी मामा बोलती है कि इस अपमानजनक कचरे को जल्दी से साफ कर दो। फिर मामा उसके पास जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि अब यहाँ से चले जाओ। तभी मार्शल मामा को बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं। फिर मामा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? फिर मार्शल बोलते हैं कि यहाँ थप्पड़ मेरे बिगत भाई की तरफ से है, यहाँ थप्पड़ झांग के साथ आपके गुप्त संचार का जवाब है। फिर मार्शल उसे और एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि इस थप्पड़ का मतलब तुम्हें सबक सिखाना है। मार्शल मामा को बहुत सारे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यहाँ थप्पड़ जियांग सुन के पिता का अपमान करने के लिए और यहाँ थप्पड़ आपके द्वारा जुंजी ग्रुप पर जबरन कब्जा करने का परिणाम है। फिर मामा का मुंह सूज जाता है और वहाँ नीचे गिर जाती है। यहाँ देखकर मिस्टर झांग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर मार्शल बोलता है कि इस तरह के व्यक्ति को मारने से मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए। फिर मार्शल अपने हाथों को पोंछने लगता है। तभी मिस्टर झांग बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मामा को मारने की, तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो क्या? फिर मिस्टर झांग अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आप लोग वास्तव में क्या देख रहे हो, उस कचरे को अभी के अभी यहाँ से उठाओ और बाहर फेंक दो। फिर वहाँ बॉडीगार्ड बोलते हैं कि जी सर। फिर वहाँ बॉडीगार्ड दौड़ के आते हैं
और मार्शल को मारने लगते हैं, लेकिन मार्शल एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वहाँ एक कुर्सी पकड़ता है और उस कुर्सी पर सारे बॉडीगार्ड को लेटाकर ऊपर उठा देता है और फिर उन सभी को दीवार पर फेंक देता है। फिर मिस्टर झांग मन ही मन बोलते हैं कि डैम इट, मैं तुम्हें सुनजे। तभी मिस्टर झांग एक नाइफ लेके दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि गो टू द हेल। फिर मार्शल पीछे की तरफ देखते हैं और उसके हाथ से चाकू को छीनकर उसके ही पैर में घुसा देते हैं और बोलते हैं कि नाइफ का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाता। मिस्टर झांग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर मार्शल बोलते हैं कि मेरा तो यहाँ पर बस एक काम था, मैं 5 दिन में अपने भाई की कब्र पर जाऊंगा। यदि मैंने तब तक तुम्हें उसके कब्र के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देखा तो इसका परिणाम तुम लोग स्वयं भुगतोगे। यहाँ बोलकर मार्शल वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ रुक के बोलता है कि और हाँ, ड्रैगन मार्शल अब चाहता है कि अन्य लोग उसे युद्ध का देवता कहे। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने इसे ध्यान में रखा होगा। तभी मिस्टर झांग चिल्लाता है और बोलता है कि सुनजे, मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान जरूर करवाऊंगा। उसके बाद मार्शल उस पार्टी से बाहर निकल जाता है और आसमान की तरफ देख के मन ही मन बोलता है कि तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तभी मार्शल के पास से एक कार गुजरती है और वहाँ अपना हॉर्न देती है। फिर कार की खिड़की में से जियांग जा बाहर देखते हैं मार्शल की तरफ और मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। तभी फिर झांग के पास बैठा एक आदमी बोलता है कि मिस्टर झांग, आप बाहर क्या देख रहे हैं? फिर जियांग जा बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने बस एक पुराने परिचित व्यक्ति को देखा। तभी वहाँ व्यक्ति फिर से बोलता है कि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य है कि जब हम हवाई अड्डे पहुँचे तो हमें उस सर से नहीं मिल पाए। इसकी वजह हम सर आप मिस्टर झांग की पार्टी में उन सर से मिलने वाले हैं। इस बात से कोई शक नहीं है कि आप जियांग झांग में एकमात्र झांग परिवार हैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली है और एक कमांडर टेंट के भीतर राजनीति के लिए तैयार हैं। तभी मिस्टर जियांग झा बोलते हैं कि क्या आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं? यह सब मास्टर ड्रैगन मार्शल की कृपा के कारण है। प्लीज जब आप सब लोग ड्रैगन मार्शल से मिले तो उन्हें बहुत सारा सम्मान देना और ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, हम समझ गए। फिर जियांग झा पार्टी का दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं कि क्या मास्टर लॉन्ग शुआई यहाँ है झांग? तभी मिस्टर जियांग झा अपने बेटे झांग को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें चोट लगी हुई होती है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि ऐसा लगता है इस जगह को किसी ने बिगाड़ दिया। फिर दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है कि ऐसा लगता है यहाँ पर लूटमार हुई है। तभी पीछे से और कोई व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर ड्रैगन मार्शल भी नहीं आए, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? तभी और कोई बोलता है कि लॉर्ड ड्रैगन मार्शल इतनी मामूली पार्टी में क्यों आएंगे? झांग डिंगवा ने बाकी अपनी शान बढ़ाई है। तभी मिस्टर जियांग झा बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सब क्या हो रहा है? फिर वहाँ अपने बेटे का कॉलर पकड़ते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आपने नहीं कहा था कि ड्रैगन मार्शल आ रहे हैं? तो यहाँ आपको चोट कैसे लगी? यहाँ किसका मामला है, बताओ मुझे। फिर मिस्टर झांग धीरे से बोलते हैं कि पापा थोड़ा धीरे, लॉर्ड ड्रैगन मार्शल तो नहीं आए लेकिन परिवार से सुनजे आया, उस बच्चे की वजह से मेरी यहाँ हालत हो गई। तभी मिस्टर जियांग झा मन ही मन बोलते हैं कि सूजे। फिर मिस्टर जियांग झा बोलते हैं कि वह महज एक दामाद है, उससे हमारे झांग परिवार का सदस्य बनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम निश्चित रूप से व्यर्थ ही मारे जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल को दिखाया जाता है जो रोड पर पैदल चल रहे होते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि कितने दिन हो गए। मुझे याद है कि वहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी थी और मैं भूखा और निराश ठंड में बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा व्याकुल था। लोग मेरे पास से गुजर रहे थे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। ठीक उसी समय जब मैं चुपचाप मरने की तैयारी कर रहा था, फिर मार्शल के पास एक छोटी सी लड़की आती है और मार्शल को खाना देती है। फिर मार्शल मन ही मन बोलता है कि जिसने मेरी जिंदगी बदल दी वह मेरे सामने आई। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मार्शल एक राइस बॉल को खा रहे होते हैं और वह बोलते हैं कि इसका स्वाद पहले से बहुत ज्यादा अलग है, इसका स्वाद अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तभी पीछे से एक अफसर आता है और बोलता है कि बॉस,
लुकुन ने आपको एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसने उस व्यक्ति को पता लगा लिया है जिसने आपको बचाया था। फिर मार्शल बोलते हैं कि वह कौन है। फिर वह अफसर बोलता है कि कृपया इस पर एक नजर डाले। फिर वो अफसर फिर फोन को मार्शल के पास देता है और बोलता है कि इस व्यक्ति का नाम यून तेनाई है जो रोंगचोम में सबसे ज्यादा सुंदर होने का दावा करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है, यह व्यक्ति वही है जिसने आपसे 3 साल पहले शादी की थी। यह सुन के मार्शल बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या सचमुच क्या यहाँ वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और जिसके लिए मैं तरस गया था। फिर वह अफसर बोलता है कि हाँ यह सच है। फिर मार्शल जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह अफसर बोलता है कि बॉस आपको क्या हुआ। फिर मार्शल जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि 3 साल पहले मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था मेरे दिल में बसी उस लड़की के लिए जिसने मुझे खाना दिया था। मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह लड़की वही है जिसकी मुझे तलाश थी। युंग तिनाई अब क्या कर रही है। फिर वह अफसर बोलता है कि युंग परिवार का नेता शी रानलियान आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही है। यून परिवार के वंशज के रूप में वह उस पार्टी में जा रही है जो पार्टी यून परिवार के घर में हो रही है। फिर मार्शल बोलता है कि अच्छा तो आप आगे बढ़ो और सबसे अच्छा उपहार तैयार करो। फिर वह अफसर बोलता है कि जी बॉस। फिर मार्शल बोलता है कि कुछ नए कपड़े तैयार कर लो, हम अभी के अभी बुजुर्ग महिला का जन्मदिन बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस पार्टी का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति माइक पकड़े हुए बोलता है कि शुगलू समूह के अध्यक्ष ने बुजुर्ग महिला को उनकी लंबी आयु के लिए बधाई दी और उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले हैथियनजेट कंगन के जोड़े उन्हें भेंट में दिए। यूआई ग्रुप के सीईओ ने बुजुर्ग महिला को उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बधाई दी और उन्हें 2 बहुमूल्य पेंटिंग भेंट में दी। जिंगवा ग्रुप के युवा निर्देशक ने बुजुर्ग महिला को उनके अच्छे भाग्य के लिए बधाई दी और उन्हें एक खूबसूरत नेट पर्स दिया। तभी उस बुजुर्ग के पास एक लड़का आता है और बोलता है कि दादी देखिए ये उच्च पदस्थ अधिकारी आपको किस तरह से अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। यून परिवार वास्तव में रोंग शहर में गर्व से खड़ा है। फिर वहाँ बुजुर्ग महिला बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी बाहर से गार्ड चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाइए, आप बिना आमंत्रण के अंदर नहीं जा सकते। वहाँ मार्शल होते हैं जो गेट पर खड़े होते हैं। वहाँ बोलते हैं कि मैं बुजुर्ग महिला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूँ। मार्शल को कुछ लोग देखते हैं और बोलते हैं कि वहाँ कौन है, यहाँ सैनिक की पोशाक पहनकर क्यों आया है। देखो उसके कंधे पर एक भी बैच नहीं है, क्या वह ऐसा दिखावा कर रहा है। तभी बुजुर्ग की साइड में एक व्यक्ति खड़े होते हैं। वह बोलते हैं कि तुम हो। फिर वह मार्शल के पास आता है और खुश होकर बोलता है कि सुनिए जीजा जी, आप आखिरकार सेना से वापस आ ही गए। फिर मार्शल बोलता है कि हाँ तियानची मैं वापस आ गया। तभी वह बुजुर्ग औरत अपने डंडे को जोर से फर्श पर मारती है और बोलती है कि इस समय वह बेकार का कूड़ा यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तभी उसके साइड में खड़े हुए वह लड़का बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वह यहाँ पर मुफ्त का भोजन करने के लिए आया होगा। फिर लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ओह यहाँ यून परिवार का सबसे बेकार दामाद है। मैंने सुना है कि वहाँ 3 साल पहले अपनी शादी से भाग गया था। किसने सोचा होगा कि वह इस समय वापस आ जाएगा। शायद उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। फिर इन परिवार का एक दामाद आगे आता है और बोलता है कि चूँकि आपने कहा था कि आप उस समय भाग लेने के लिए आए हैं, तो शायद आप इस पार्टी के लिए कुछ न कुछ उपहार तो ला ही होंगे। फिर मार्शल बोलता है कि हाँ मैं सचमुच उपहार लेकर आया हूँ। फिर मार्शल उस गिफ्ट को आगे करता है और बोलता है कि मुझे यकीन है यहाँ माँ जी सास को यहाँ गिफ्ट पसंद आएगा। फिर वह बुजुर्ग औरत और उनका दामाद बोलता है कि आखिरकार यहाँ क्या है। उस गिफ्ट के अंदर एक वॉल होता है जो साइड से थोड़ा टूटा हुआ होता है। तभी आसपास के सभी लोग बातें बना रहे होते हैं और बोलते हैं कि उसने उन्हें वॉल क्यों दिया और उसमें गड्ढा भी है। फिर और कोई बोलता है कि यहाँ एक बेकार चीज है, दादी के बर्थडे पर ऐसी गंदी चीज कौन देता है। मुझे शायद लगता है यहाँ इसी कटोरे में खाना खाता होगा जिस कटोरे को यहाँ उठाकर यहाँ पे ले आया है। फिर उन परिवार का दामाद बोलता है कि
दादी माँ ज्यादा गुस्सा मत होइए, इसे आपका शराबी दामाद ही तो लेके आया है। फिर वहाँ दामाद बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि सुन इसका मतलब क्या है, तुम मेरी दादी के जन्मदिन पर शामिल होकर उन्हें एक टूटी हुई चीज उपहार में दे रहे हो। फिर मार्शल बोलता है कि यहाँ कटोरी टूटी हुई नहीं है। फिर साइड से एक व्यक्ति बोलता है कि क्या मजाक है, अगर यहाँ टूटा हुआ नहीं है तो क्या आप यहाँ कह रहे कि यहाँ प्राचीन वस्तु है। फिर वह आदमी एक गिफ्ट लाता है और बोलता है कि यहाँ पकड़िए और देखिए, उस कचरे का टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पोता हूँ और आपके लिए एक अच्छा उपहार लेके आया हूँ। दादी जरा इसे देखो, यहाँ एक पेंटिंग है जिसे मिस्टर जॉन बॉन जियोन ने बनाई है, जिसका नाम द अरोमा ऑफ द ऑर्किड एंड बैम्बू है। फिर वहाँ बुजुर्ग औरत बोलती है कि हालांकि यहाँ पेंटिंग मिस्टर जैन बाओ जियो के अंतिम युग के महानतम कार्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, फिर भी यहाँ सैकड़ों हजारों मूल्य की है। आप कितने ज्यादा विचारशील है। फिर बुजुर्ग महिला का पोता बोलता है कि जब तक दादी है आपको यहाँ पसंद आएगा। फिर उनका दूसरा दामाद बोलता है कि दादी मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। फिर वह अपने दोनों हाथों से तालियां बजाता है। फिर एक आदमी एक बांस को ले आता है और फिर वहाँ दामाद बोलता है कि मैंने यहाँ फूलदान तैयार किया है जो संग राजवंश से आया है। यहाँ एक ऐसा वस्तु है जिस पर मैंने लाखों खर्च किए थे। फिर बहुत से लोग उस बुजुर्ग महिला के पास आते हैं और एक एक करके बोलती है कि मैंने आपके लिए आभूषण तैयार किया है। फिर दूसरा कोई बोलती है कि दादी माँ मैंने यहाँ नेफ्राइट से बना हुआ तैयार किया है जिस पर मैंने आपके लिए हजारों डॉलर खर्च किए हैं। फिर और कोई बोलता है कि मैंने आपके लिए जेट ब्रेसलेट तैयार किया है। उसके बाद वहाँ बुजुर्ग महिला बोलती है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत थॉटफुल हो। फिर पार्टी में आया हुआ एक आदमी बोलता है कि इस यून परिवार के पोता पोतिया निश्चित रूप से मनुष्य में दिग्गज है। फिर एक महिला बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ सच है। और फिर वह आदमी फिर से बोलता है कि और दूसरी ओर यून परिवार का एक बेकार दामाद, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत शर्म की बात है। फिर एक महिला बोलती है कि मुझे सचमुच यून परिवार के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर मार्शल बोलता है कि मैं सचमुच यहाँ का मूड खराब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ मौजूद सभी चीजें नकली है। तभी यून परिवार का एक दामाद चिल्लाता है और बोलता है कि तुम कचरे के ढेर, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यहाँ मौजूद हर एक वस्तु नकली है? तुम खुद एक टूटा हुआ कटोरा लेकर आए। आपको सचमुच हमसे जलन हो रही है क्योंकि हम लोग तुमसे बेहतर उपहार लेके आए हैं। तभी मार्शल कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि बस करो। वहाँ मार्शल की वाइफ होती है यंग टियानी। वहाँ बोलती है कि क्या तुम मुझे पर्याप्त शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? उसके बाद मार्शल टियानी की तरफ देखता है, टियानी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर मार्शल उसके आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोलता है कि मैं आज यहाँ पर वापस आया हूँ ताकि मैं तुम्हें खोई हुई हर एक चीज की भरपाई कर सकूं। मैं तुम्हें जीवन भर खुशहाल जिंदगी देने आया हूँ। फिर चेनाई उससे बहुत जोर से धक्का मारती है और फिर बोलती है कि यदि वास्तव में आपके ऐसे इरादे होते तो आप इस जन्मदिन पार्टी पर उपहार के रूप में टूटा हुआ कटोरा नहीं देते। फिर यूं परिवार का एक दामाद बोलता है कि हाँ यह बात सच है, दादी को जन्मदिन के दौरान झूठ बोलना और उन्हें धोखा देने वाली बातें करना, क्या यह व्यक्ति टिनाई को खुश रखेगा? फिर वहाँ लेडी बोलती है कि मुझे लगता है कि सैनिक बनने के बाद वह व्यक्ति कुछ वर्षों में मूर्ख बन गया है। तभी वहाँ बुजुर्ग लेडी आती है और बोलती है कि बहुत हो गया, अब आज के दिन और लड़ाई मत करो और एंजॉय करो। और यहाँ इस कचरे को, तुम कचरे जल्दी से अपना टूटा हुआ कटोरा लो और यहाँ से निकल जाओ और हमें सबके सामने शर्मिंदा करना बंद करो। उसके बाद मार्शल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उस गिफ्ट को सारे गिफ्टों के ऊपर रखकर बोलता है कि मैं इस गिफ्ट को यहीं पे रख के जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पसंद आएगा। तभी वहाँ दामाद बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि यहाँ तो बस एक टूटा हुआ वाउल है, इसका कोई भी कीमत नहीं है। उसके बाद मार्शल टियान के सामने आता है और बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो,
यहाँ बोलकर मार्शल वहाँ से चला जाता है। तियान मन ही मन बोलती है कि वहाँ पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। उसके बाद मार्शल बाहर आकर अपने कार में बैठ जाता है। फिर उस कार में बैठा एक सैनिक बोलता है कि बॉस, आपने इतना महंगा गिफ्ट उनके लिए खरीदा, लेकिन ये उन परिवार को इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं है। फिर मार्शल बोलता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे उनको पता नहीं होगा। फिर वहाँ सैनिक बोलता है कि रोंग सिटी ने मुझे अभी अभी सूचित किया है कि दक्षिण पश्चिम की गवर्नर आपके लिए स्वागत भोजन का आयोजन करना चाहते हैं। फिर मार्शल बोलता है कि तुम मेरे बदले चले जाओ। फिर वहाँ सैनिक बोलता है कि ठीक है, वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? फिर मार्शल बोलता है कि घर चलो, मेरे पत्नी के घर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग परिवार के एक दामाद को दिखाया जाता है जो तियान को बोलती है कि अपने अच्छे पति को देखो, जैसे ही वहाँ लौटेगा वहाँ यंग परिवार को अपना सम्मान देगा। फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि उन्होंने उपहार के रूप में एक टूटा हुआ कटोरा दिया और फिर भी उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया कि हम लोगों ने जो भी सम्मान दिया है वहाँ नकली है। फिर वहाँ दामाद बोलता है कि एक बार का बदमाश हमेशा का बदमाश ही होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे ये उन परिवार को खराब खजाना मिल गया है। फिर सभी लोग उन्हें देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ लॉर्ड कैंग है। फिर कैंग बोलता है कि क्या यहाँ एक बूढ़ा आदमी देख सकता है? कैंग रोंग शहर में एक नंबर 1 प्राचीन मूल्यांकन विशेषज्ञ है। वहाँ प्राचीन वस्तुओं को देखकर उनके बारे में बता सकता है। उसे आग जैसी आंखों वाला भी कहा जाता है। वहाँ रोंग चैंग की प्राचीन दुनिया में एक विशिष्ट व्यक्ति है, इसके लिए उसे सम्मानजनक विशेषण अस्तित्व मिला है। फिर वहाँ बुजुर्ग महिला बोलती है कि लॉर्ड कैंग ने मुझे पहले से ही सूचित क्यों नहीं किया ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिवादन कर सकूं। फिर कैंग बोलता है कि आप बहुत उदार हैं माँ। फिर वहाँ बुजुर्ग महिला बोलती है कि जूनियर ने मुझे कुछ उपहार दिए हैं, कृपया इनकी पुष्टि करे। फिर कैंग हंसते हुए बोलता है कि यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत सारा सामान है। तभी वहाँ पर यंग परिवार का और एक दामाद आता है और बोलता है कि सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब छोटी छोटी बातें हैं जो लॉर्ड कैंग द्वारा सत्यापित किए जाने लायक नहीं है। तभी वहाँ से एक व्यक्ति बोलता है कि करोड़ों की संपत्ति को छोटी छोटी चीजें कहा जाता है, यंग परिवार में वास्तव में अमीर है। तभी फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, वो स्वयं को बचा रहे हैं। तभी वहाँ बूढ़ी औरत आती है और उस व्यक्ति को वहाँ से हटाते हुए बोलती है कि तियांग लांग, हंगामा मत खड़ा करो, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। फिर तियांग बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी वहाँ बुजुर्ग औरत कैंग को एक पेंटिंग दिखाती है और बोलती है कि लॉर्ड कैंग, यहाँ मेरे पोते द्वारा दी गई पेंटिंग है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तभी कैंग एक जोर से सांस लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पेंटिंग नकली है, जिसे मार्केट में सिर्फ 1000 यॉन से खरीदा जा सकता है। यहाँ बात सुन के वहाँ बूढ़ी औरत बहुत शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या? और फिर कैंग बोलते हैं कि सॉन्ग डायनेट, ब्यूट पट्टिया और यहाँ कंगन भी सब नकली है। उसके बाद वहाँ पर पार्टी में जो लोग आए थे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। वहाँ बोलते हैं कि क्या उन लोगों ने इस बात का दावा नहीं किया था कि हर एक चीज असली है और करोड़ों की है? क्या उन्होंने अपनी दादी को धोखा दिया? यहाँ कितना ज्यादा शर्मनाक है। फिर वहाँ बूढ़ी लेडी बोलती है कि इस तरह के घटिया नकली सामान ने मेरी दृष्टि को धूमिल कर दिया था। तभी यंग परिवार के जमाई आगे आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सब आपके पोती की गलती है दादी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खजाने की सारी तरह से जांच नहीं की थी। अगर मैंने उस मालिक पर भरोसा नहीं किया होता तो यहाँ सामान नकली नहीं होता और मुझे धोखा नहीं मिलता। फिर और 2 लोग बोलते हैं कि हाँ, यह बात हमारे लिए भी लागू है। फिर वह बुजुर्ग औरत बोलती है कि जूनियर्स चमगादड़ की तरह अंधे हैं, लॉर्ड कैंग के लिए यहाँ देखना कितनी शर्म की बात है। फिर लॉर्ड कैंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं। उसके बाद तियांग थोड़ा सा सोचती है, उसे याद आता है कि मार्शल ने उसे कहा था कि मुझ पर भरोसा करो। उसके बाद कैंग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी तियांग कैंग को बुलाती है और बोलती है कि कृपया रुक जाइए लॉर्ड कैंग, एक और गिफ्ट है जिसे आपको बताना है कि यह असली है या फिर नकली। फिर तियांग मार्शल के गिफ्ट को आगे करती है।
उसके बाद पार्टी में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ सुंजे का टूटा हुआ कटोरा नहीं है। फिर और कोई बोलता है कि यून परिवार वास्तव में इसे एक बच्ची की तरह नहीं रखेगा, है ना। फिर और कोई बोलता है कि इसकी सबसे अधिक संभावना पूर्व की घटनाओं से प्रेरित है। तभी यून परिवार का एक पोता चिल्लाता है और बोलता है कि कचरा क्या सम्मान दे सकता है, लॉर्ड कैंग को अब और ज्यादा परेशान मत करो। फिर तियांग कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर कैंग आगे आते हैं और इनके दामाद को पीछे करके बोलते हैं कि यहाँ क्या है, मुझे देखने दो। फिर वहाँ दामाद हंसते हुए बोलता है कि सुंजे इस टूटे हुए बाल से भीख मांगता था, लॉर्ड कैंग को परेशान करना जरूरी नहीं है। फिर कैंग उस कटोरे को हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि क्या टूटा हुआ कटोरा? आपने कहा है कि जून किलान बैगनी धब्बेदार छोटा कटोरा जो विशेष रूप से शाही परिवार द्वारा उपयोग किया जाता है एक टूटा हुआ कटोरा है। यून परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार है जिसका बड़ा व्यवसाय है। फिर यून परिवार की बेटी बोलती है कि क्या कूड़े से मिला उपहार सच में प्राचीन है? फिर तियांग बोलता है कि जून तिलान बैगनी धब्बेदार छोटा कटोरा क्या है? फिर कैंग बोलता है कि पिछले वर्ष कलेक्टर्स ने इसी मॉडल के एक छोटे कटोरे को 100 मिलियन से भी अधिक कीमत पर नीलाम किया। यहाँ सुनकर पार्टी में उपस्थित सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या 100 मिलियन? फिर यूं परिवार का एक दामाद बोलता है कि लॉर्ड कैंग क्या आपने इसे ठीक से देखा? कचरे के पास इतनी कीमती चीज कैसे हो सकती है? फिर कैंग बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? फिर वहाँ दामाद बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी हिम्मत कैसे होगी। फिर कैंग बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस कटोरे को प्राप्त कर सकता है वह निश्चित रूप से एक कुलीन व्यक्ति है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको यहाँ उपहार किसने दिया मैम? वहाँ बुजुर्ग औरत बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहाँ बोलती है कि वहाँ मेरा पोता है, लेकिन वहाँ यहाँ से चला गया। फिर कैंग बोलते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसे विशेषज्ञों को देखने का मौका खो दिया। मुझे आशा है कि मिस इस कटोरी को संयोग कर रखेंगी। फिर वहाँ बुजुर्ग औरत स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ जरूर, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। फिर वहाँ दामाद बोलता है कि कचरा इतना बड़ा सामान कैसे दे सकता है? उसके बाद उनकी बीवी बोलती है कि इसे यहाँ पर भाग्य से मिला होगा। फिर तियान मन ही मन बोलती है कि उसने सचमुच मुझसे झूठ नहीं बोला। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि तियान कुछ लोगों के साथ अपने घर जा रही होती है। कोई बहुत जोर से चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए इतनी बकवास करने के बाद। वहाँ एक लेडी होती है, उनका नाम यून तियान होता है। वहाँ बोलती है कि वहाँ कूड़े का दुकान 3 साल तक शादी के बाद दूर रहा और अचानक कहीं से प्रकट हो गया और इतनी बड़ी चीज दे गया। मैं अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। फिर दूसरा आदमी इराओचन बोलता है कि अभी शांत हो जाओ, कम से कम वह पहले से अधिक परिपक्व हो गया है। फिर यूनतीन बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि इसका क्या मतलब है? यहाँ ऐसी चीज है जिसकी कीमत लाखों में है, क्या वह अचानक ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर वहाँ हमारे पास है तो हम जब चाहे उसे बेच सकते हैं। फिर यूनतीन तियांग से बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जाते ही उस बेकार कचरे के ढेर से तलाक ले लो। फिर तियांग थोड़ी देर सोचती है और बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर वे लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। फिर यूनतीन बोलती है कि एक बार जब हम सुजीत से फिर मिलेंगे तो उसके साथ बैठकर तलाक पर चर्चा कर लेंगे। फिर चैन बोलता है कि चलो पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जब वे घर के दरवाजे के सामने होते हैं तभी यूनतीन बोलती है कि मुझे घर के अंदर से कुछ गंध आ रही है। फिर चैन बोलता है कि हाँ, मुझे भी वहाँ गंध आ रही है। जब वे लोग घर का दरवाजा खोलते हैं तभी वे अंदर देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या यहाँ क्या चल रहा है? अंदर डिनर टेबल पर सजा हुआ था। तभी यूनतीन बोलती है कि क्या हम लोगों को लूटा जा रहा है? उसके बाद चैन बोलता है कि तुम कौन सी दुनिया में रहे हो? क्या डाकू कभी किसी के घर जाकर खाना बनाते हैं? फिर तियान बोलती है कि यह संभव नहीं हो सकता। तभी मार्शल बोलता है कि तियान और तुम लोग अंततः वापस आ ही गए। मार्शल को देख के वे लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर मार्शल बोलता है कि आप लोगों के लिए यहाँ आचार युक्त गाजर बतख सूप चखने का सही समय है, जिसे मैंने स्वयं बनाया है। तभी यूनतीन बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम मेरे घर में कैसे घुसे? तुम्हें मेरे घर में घुसने का पासवर्ड कैसे पता चला? फिर मार्शल हंसते बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तब आ गया था जब तुम्हें पता नहीं चला। फिर चैन बोलता है कि बहुत हो गया,
चलो भोजन करने के बाद बात करते हैं। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर यूनतिन बोलती है कि यहाँ मत सोचना कि मैं तुम्हें इस भोजन के बाद माफ कर दूंगी, क्योंकि तुमने यहाँ बनाया है। फिर वे सभी लोग भोजन को खाते हैं। उन्हें वहाँ भोजन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वे लोग मन ही मन बोलते हैं कि यहाँ खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, पर कैसे। फिर यूनतिन बोलती है कि जब आप 3 साल तक सेना में थे तब आपने यहाँ खाना पकाना सीखा। फिर मार्शल बोलता है कि मैंने तर्ज पर सारा काम थोड़ा थोड़ा सीख लिया। वैसे पिताजी, मैं आपके लिए शराब लेके आया हूँ। फिर चैन बोलते हैं कि अच्छा, अच्छी बात है। फिर चैन शराब को सूंघने लगते हैं और बोलते हैं कि इस शराब की सुगंध सचमुच बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे आपको यहाँ इतनी अच्छी शराब की बोतल कहाँ से मिली? फिर मार्शल बोलता है कि यहाँ मुझे तब मिली जब मैं सेना में था। फिर मार्शल मन ही मन बोलता है कि मुझे शायद उन्हें नहीं बताना चाहिए कि जब मुझे यहाँ शराब मिली तब मैं एक प्राचीन कब्र खोद रहा था। फिर मार्शल स्माइल करता है और सब लोगों को बोलता है कि यहाँ बतख सूप आजमाना मत भूलना। फिर चैन स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर त्यान खाना खाती है और मन ही मन बोलती है कि वह सचमुच पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। तभी त्यांग से यूनतिन बोलती है कि कल मुझे मुंगीज रेस्टोरेंट जाना है, आपको कल सुबह मेरे साथ जाना होगा। फिर त्यांग बोलती है कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। फिर यूनतिन बोलती है कि बेशक कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें हमें संभालना है, लेकिन हम दोनों ही इसे संभाल पाएंगे। फिर यूनतिन उठती है और बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है 3 और मुझे शायद जल्दी सो जाना चाहिए। फिर त्यान बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर यूनतिन बोलती है कि और तुम, यदि तुम्हें अब भी पिछले 3 वर्षों के लिए अपने कार्यों पर पछतावा है तो मुझे वहाँ कटोरा वापस ला के दो। फिर मार्शल मन ही मन बोलती है कि क्या वास्तव में वह अभी भी उस वस्तु को लेके चिंतित है। फिर चैन यूनतिन को अलग ले जाती है और बोलता है यहाँ ठीक है, वह वस्तु पहले ही भेंट दी जा चुकी है और चली गई है। तभी यूनतिन चिल्लाती है और बोलती है कि वह बस एकमात्र काम है जो तुम्हें करना आता है, वह है उस बूढ़ी औरत को उस पर विरासत देना। फिर मार्शल त्यान से बोलता है कि त्यान, खाना खाने के बाद तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। फिर त्यान बोलती है कि आपको यहाँ अपना प्रयास व्यर्थ करना बंद कर देना चाहिए। मेरे दादा द्वारा तय किया गया विवाह 1 महीने में ही खत्म हो गया। मैं जानती हूँ कि सेना छोड़ने के बाद आपके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पूरे महीने के लिए यहाँ रहने की अनुमति दे देती हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ महीना खत्म होने के बाद हम लोग तलाक ले लेंगे। फिर मार्शल बोलता है कि मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें 1 महीने के अंदर मुझसे प्यार हो जाए। यहाँ बोलते हुए मार्शल त्यान के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। फिर त्यान उसे धक्का मार के पीछे करती है और बोलती है कि जो कुछ कहा जाना चाहिए वहाँ कह दिया है, आपको इस समय अवधि का उपयोग करना चाहिए और वास्तव में नौकरी की तलाश करनी चाहिए। फिर मार्शल मन ही मन बोलता है कि मुझे लगता है वहाँ पिछली बार से कुछ ज्यादा नहीं बदली, लेकिन अब थोड़ी सी अजीब हो गई है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और फिर त्यांग का दरवाजा कोई खटखटाता है। वहाँ यूनतिन होती है। वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि त्यान जाग जाओ। फिर त्यान नींद में दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मुझे आखिरकार आज छुट्टी मिल गई थी, लेकिन तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो। फिर यूनतिन चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हारे अनुसार अभी टाइम कितना हो रहा है। फिर यूनतिन त्यांग का हाथ पकड़ के खींचती है और बोलती है कि जल्दी करो, मुंह पे थोड़ा सा मेकअप लगाओ और तैयार हो जाओ। फिर त्यांग बोलती है कि तुम मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे हो, तुम्हें पता है ना वहाँ का खाना बहुत ज्यादा महंगा है। फिर यूनतिन बोलती है कि क्या मुझे यहाँ तुम्हें कहने की जरूरत थी, बेशक मैं आपको एक डेट पर भेज रही हूँ। यहाँ सुन के त्यांग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या एक डेट, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो तुम मुझे एक डेट पर क्यों भेज रही हो। फिर चिंत्यांग बोलता है कि वहाँ आवारा आदमी क्या कर सकता है, मैं जिस आदमी से आपको मिलाना चाहती हूँ वहाँ बहु परिवार से जाओ डियो है, वहाँ एक अमीर और तेज तर्रारा युवा है जो कभी कभी विदेश भी जाता रहता है। इसके अलावा उसके पूरे परिवार की संपत्ति 1 अरब से भी ज्यादा है। वहाँ उस आवारा से लाखों गुना अच्छा है, क्योंकि तुमने उस निकम्मे आदमी से शादी की है, इसलिए तुम्हारे पिता का अब परिवार में कोई भी स्थान नहीं है बूढ़ी औरत के साथ।
तो उनका स्थान और ज्यादा खराब हो जाएगा। और अगर यदि हमें अभी कोई स्थिति नहीं मिलती है तो चाचा निश्चित रूप से हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फिर तियांग निराश होती है और बोलती है कि लेकिन। फिर यूनतिन बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि अब कोई परंतु मरंतु नहीं, थोड़ा मेकअप लगाओ और मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। उसके बाद तियांग निराश होकर बोलती है कि चलो अच्छा ठीक है। फिर तियांग तैयार होकर बोलती है कि क्या यहाँ ठीक है। फिर यूनतिन बोलती है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लगता है आप मुझसे काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। फिर यूनतिन वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं जाकर कार स्टार्ट करती हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। फिर तियांग बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर तियांग मन ही मन बोलती है कि मैं अपने भावनाओं का निर्णय स्वयं कब ले पाऊंगी। तभी वहाँ पर मार्शल आता है और बोलता है कि आप आज सुबह जल्दी क्यों उठ गए। फिर तियांग पीछे मुड़ के बोलती है कि सुन जे। फिर मार्शल बोलता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा दलिया बनाया है, क्या आप चख कर देख सकते हो यहाँ कैसा बना है। फिर तियांग बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ सब करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग 1 महीने में अलग हो रहे हैं। फिर मार्शल बोलता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा प्यार पाने की पूरी कोशिश करूँगा और तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे खुशमिजाज महिला बनाऊंगा। और हाँ, मैं निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने वाला। फिर तियांग थोड़ा सा शर्माने लगती है और फिर बोलती है कि आप। तभी तियांग पीछे हटती है और बोलती है कि अब मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं अब आपसे बकवास बातें नहीं करूँगी। फिर तियांग दलिया के कटोरे को नीचे टेबल पर रखकर खाने लगती है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मार्शल तियांग को खाते हुए देखता है और बोलता है कि मैंने जो दलिया बनाया है वहाँ बुरा नहीं है, है ना। फिर तियांग थोड़ा सा इतराते हुए बोलती है कि हाँ, यहाँ ज़्यादा बुरा नहीं है, यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो हाउस हस्बैंड नहीं है, मुझे वो लोग पसंद है जिसमें खुद अपने नाम बनाने की क्षमता हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद मार्शल एक हैंकी को तियांग के फेस के पास ले आता है और उसके फेस को साफ करते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति बनने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आप संतुष्ट हो। तियांग बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि सुनजे। तभी तियांग सुनजे का हाथ हटाते हुए बोलती है कि तुम मुझे इतनी लापरवाही से मत छुओ। फिर तियांग वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं आज बाहर जा रही हूँ। फिर तियांग थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है कि क्या आप आज कुछ काम करने वाले हैं। फिर मार्शल बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो। फिर मार्शल बोलता है कि यस मैम। फिर तियांग बोलती है कि ऐसा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वे दोनों अपने घर से बाहर निकल के कार की तरफ आ जाते हैं। कार से यूनतिन चिल्लाती है और बोलती है कि तियांग, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो, जल्दी आओ, पहले से ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी यूनतिन की नजर मार्शल पर जाती है और वहाँ बोलता है कि क्या निकम्मा भी हमारे साथ चल रहा है। उसके बाद मार्शल और तियांग कार में आके बैठ जाते हैं और फिर तियांग बोलती है कि मैंने ही उसे हमारे साथ चलने के लिए कहा है। फिर यूनतांग बोलती है कि आप डेट पर जा रही है और उससे अपने साथ चलने के लिए बोल रही है, क्या आप मुसीबत मोल लेना चाहती हो। तभी मार्शल बोलता है कि क्या डेट। तभी तियांग बोलती है कि वैसे भी पूरे शहर में मेरे शादी के बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर वह आदमी इतनी छोटी सी बात के बारे में खुले विचारों वाला नहीं हुआ तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फिर मार्शल बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, बहुत खूब। फिर यूनतांग स्माइल करती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, उसे हमारे साथ चलने देते हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कोई व्यक्ति उनसे मिलने के बाद शर्म से अपना सर ना छुपाने लग जाए। उसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। फिर अंदर जाते टाइम यूनतांग मार्शल से बोलती है कि बेहतर होगा कि आप जब उनसे मिले तो उन्हें अच्छे से परिचय दे और अपना स्वभाव ठीक रखे। उसके बाद मार्शल बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। फिर वे लोग रेस्टोरेंट में मिस्टर झाओ के साथ मिलते हैं। तभी मिस्टर झाओ बोलते हैं कि आंटी, आप लोग अंत में आ ही गए। मैं झाओ डियो हूँ, मिस तियांग आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद यूनतांग बोलती है कि डियर, वेट कराने के लिए हमें माफ कर देना। फिर डियाओ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं भी अभी अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। और हाँ, आप तियाई के छोटे भाई है ना,
आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तियांग का छोटा भाई नहीं हूँ। फिर डियाओ बोलते हैं कि क्या तो कौन हो? फिर मार्शल बोलते हैं कि मैं उसका पति हूँ। फिर इंगतिंग बोलती है कि उनकी शादी केवल उसके दादा की विरासत के कारण हुई थी। 1 और महीने के बाद वे लोग तलाक ले रहे हैं। फिर डियाओ बोलता है कि ओह तो ऐसी बात है। फिर डियाओ को युंगतिन एक कोने में ले जाके बोलती है कि बाद में हर समय पर उसे अपमानित करना शुरू कर देना ताकि वहाँ आप दोनों के बीच में ना आ सके। फिर डियाओ बोलता है कि ओके मैं समझ गया। उसके बाद मार्शल डियाओ की फोटो अपने किसी अफसर को भेजता है और बोलता है कि जाओ डियाओ नामक इस व्यक्ति की जांच करने में मेरी मदद करे। तभी वहाँ पर डियाओ आते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार आपको एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में आने का मौका मिल ही गया। मुझे लगता है कि आपको अपने खून को खोलना बंद कर देना चाहिए। आप जरूर सुनते होंगे, मैंने आपकी प्रशंसा बहुत लोगों से सुनी है। आपने 3 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सेना में भर्ती हो गए थे। क्या आप अभी तक बटालियन चीफ या फिर कमांडर बन चुके हैं या फिर नहीं? यहाँ सुनकर तियांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद मार्शल बोलता है कि मैं 1 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया। फिर डियाओ बोलता है कि तो सिर्फ आप एक सेना सिपाही थे, है ना? और जहाँ तक मुझे पता है आप हाल ही में रॉन्ग सिटी लौटे हैं, है ना? आपको शायद अभी तक कोई उचित नौकरी नहीं मिली है। आपके पास ना कोई सैनिक डिग्री है और ना ही कोई कौशल। आप हमेशा के लिए युंग परिवार पर निर्भर होने की योजना बना रहे हैं, है ना? तभी तियांग चिल्लाती है और बोलती है कि इनफ, चलो अब ऑर्डर करते हैं। उसके बाद डियाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हम दोनों के बीच का अंतर जरूर समझा दूंगा। फिर वे लोग बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी वेटर आती है। वह लेडी वेटर थोड़ा सा झुकती है और डियाओ से बोलती है कि मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकती हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। यहाँ सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर युंगतिन बोलती है कि अभी अभी उसने क्या कहा? फिर तियांग बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर डियाओ उन्हें समझाता है और बोलता है कि स्पेनिश मेहमान आमतौर पर इस जगह पे आते रहते हैं, इसीलिए वेटर भी आमतौरों पर मेहमानों का स्वागत स्पेनिश में ही करते हैं। तभी युंगतिंग बोलती है कि लेकिन हम लोग तो कभी भी स्पेनिश नहीं गए, तो हमें स्पेनिश कैसे आएगी? फिर डियाओ स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं अक्सर अपने पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में स्पेन जाता रहता हूँ, मैं वहाँ की भाषा भी अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद डियाओ लेडी वेटर से स्पेनिश में बोलता है कि मुझे शेफ की विशेष मिठाई के साथ कैवियर का ऑर्डर देना है और 2 बोतल शुद्ध एक्सियो वाइन के साथ स्टेक का ऑर्डर लीजिए। उसके बाद वहाँ वेटर बोलती है कि हाँ ठीक है। और फिर डियो बोलता है कि यहाँ पर बैठे महिलाओं के लिए मुझे स्टेक और 2 ऑर्डर सलाद का है, ठीक है? और यहाँ उस महोदय के लिए वहाँ स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे क्या चाहिए। डियो मनी मन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को कैसे शर्मिंदा करते हो। फिर डियो बोलता है कि आप ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? सुनजे क्या यहाँ खाना आपको पसंद नहीं? उसके बाद युंगतिन बोलती है कि मुझे पसंद नहीं, ऐसा लगता है कि वहाँ मैंने भी नहीं समझ सकता। तभी मार्शल स्पेनिश में बोलता है कि मुझे फ्राई ग्रास के साथ ब्रोकली का एक ऑर्डर पसंद आएगा और एक और ऑर्डर जिसमें मशरूम का सूप भी शामिल है। फिर वहाँ वेटर बोलती है कि आप बहुत अच्छा स्पेनिश बोलते हो, ऐसा लगता है कि आप स्पेनिश के निवासी हो। तभी डियो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि आप जैसे दोहरे व्यक्ति को स्पेनिश भाषा कैसे आ सकती है? फिर मार्शल बोलता है कि क्या स्पेनिश बोलना बहुत ज्यादा कठिन है? मैंने तो बस 1 महीने में सीख लिया था। फिर वहाँ वेटर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या आपने सिर्फ 1 महीने में स्पेनिश भाषा पूरी सीख ली? यहाँ बहुत ज्यादा असाधारण प्रतिभा है। फिर मार्शल बोलता है कि तो आप चाइनीज भाषा भी बोलना जानते होंगे। फिर वहाँ वेटर बोलती है कि खैर सर ने मुझसे पहले स्पेनिश में बात की, इसलिए मैंने चीनी भाषा में बात नहीं की। फिर मार्शल बोलता है कि मैं समझता हूँ इस देश में चीनी भाषा में बात करना बेहतर है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसको स्पेनिश भाषा
कि अच्छी ज्ञान नहीं है तो वह आपको परेशान कर सकता है। डियाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। उसके बाद फिर यूनतिन बोलती है कि उसे नजरअंदाज करो डियर, भले ही वह दूसरी भाषा जानता हो फिर भी वह बेकार है। लेकिन क्या आपके पास तियांग से कहने के लिए कुछ है? उसके बाद डियाओ बोलता है कि हाँ। फिर डियाओ उठता है और तियांग के पास आकर बोलता है कि जिस दिन से मैं आपसे मिला हूँ मुझे पता है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगा हूँ। पिछले 2 वर्षों से मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है और मैं तुम्हें पाने के लिए अकेला रह रहा हूँ। तभी मार्शल के फोन में एक SMS आता है। फिर मार्शल अपना फोन उठा के देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि इंटरेस्टिंग। फिर तियांग स्माइल करते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट झाओ, आपने अभी तक शराब नहीं पी है, आप अभी से बकवास क्यों कर रहे हैं? वह यहाँ सुन के चौंकता है और बोलता है कि यहाँ बकवास नहीं है, पिछले कुछ सालों में मैं तुम्हें बहुत याद करके दुखी होता हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ एक हो। तभी मार्शल बोलता है कि प्रेसिडेंट झाओ, यहाँ सच है वह बीमार है, लेकिन यहाँ हार्ट की कोई बीमारी नहीं, यहाँ एक और बीमारी है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। यह सुनकर झाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर डियाओ बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मार्शल बोलता है कि सचमुच क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा? मिस्टर झाओ को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप अक्सर रात के बीच पसीने से तरबतर होकर पेशाब करके नहीं जागते? यह सुनकर झाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर मिस्टर झाओ चिल्लाकर बोलते हैं कि मैं काम और स्कूलों के बीच बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मुझे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होती रहती है। फिर मार्शल बोलता है कि काम, क्या यहाँ कोई भाषा सीखना या किसी प्रकार का ऑनलाइन क्लास है? फिर झाओ बोलता है कि क्या तुम? फिर मार्शल बोलता है कि मुझे बताओ, तुम कल 2, लेकिन आपको अपना काम निपटाने में बस 5 मिनट का समय लगा, जो कि काफी बढ़िया है। आप न केवल नपुंसकता से पीड़ित बल्कि शीघ्र पतन से भी पीड़ित हैं, कृपया अपने शरीर का ध्यान रखें। फिर झाओ बोलते हैं कि रुको, बस हो गया, आपने 3 साल पहले तियांग को छोड़ दिया था, इससे पता चलता है कि आप इसके साथ ईमानदार व्यवहार नहीं करते हैं, तो अब उसे परेशान करने का क्या मतलब है? तभी मार्शल चिल्लाकर बोलता है कि मैंने 3 साल पहले सिर्फ उसके लिए जगह बनाने के लिए उसे छोड़ा था, वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग बोलती है कि बस हो गया, अब और बहस मत करो, जाओ और अपना खाना खाओ। फिर मार्शल बोलता है कि तुम जो भी कहो मेरी पत्नी। फिर झाओ बोलता है कि कचरे का ढेर। फिर झाओ मन ही मन बोलता है कि इस बेकार आदमी को मेरी इतनी सारी जानकारी कैसे मिल गई। फिर यूनतिन बोलती है कि मैं इस कांटे और चम्मच का उपयोग कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर झाओ मन ही मन बोलता है कि मुझे उसे अवश्य मूर्ख बनाना चाहिए। फिर झाओ पीछे मुड़ के देखता है कि एक व्यक्ति पियानो बजा रहा है। फिर झाओ बोलता है कि मिस्टर सुनजे, क्या आपको संगीत का शौक है? फिर मार्शल बोलता है कि हाँ है, इतना बुरा भी नहीं। फिर झाओ बोलता है कि तो क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि इस संगीत का नाम क्या है और इसे किसने लिखा है? फिर मार्शल बोलते हैं कि यहाँ डिजास्टर द्वारा लिखा गया है, यहाँ संगीत का एक अंश है जिसका नाम ड्रीम ऑफ लव है, क्या आपको इसका एहसास नहीं है? फिर झाओ मन ही मन बोलता है कि यहाँ गवार सचमुच इसे सब कुछ पता है। तभी मार्शल बोलता है कि क्योंकि मिस्टर झाओ को भी संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं भी आपको कुछ अनुमान लगाने दूंगा। फिर तियांग बोलती है कि आप क्या करने जा रहे हैं? फिर मार्शल बोलते हैं कि मैं कुछ व्यायाम करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ पियानो के पास जाता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि क्या कृपया मैं कुछ प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा, क्या आप मुझे यहाँ बजाने दे सकते हैं? फिर वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो। फिर मार्शल एक बहुत बड़ी सांस लेता है और बोलता है कि चलो शुरू करें। फिर तियांग बोलती है कि वह पियानो बजाने जा रहा है। फिर मिस्टर झाओ बोलते हैं कि मुझे लगता है वह नशे में है या फिर उसने और कुछ खा लिया। फिर मार्शल पियानो बजाने लगता है। पियानो बहुत ज्यादा सुरीला होता है। उस रेस्टोरेंट में आए हुए सभी लोग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ संगीत कितना सुंदर है। फिर दूसरा कोई बोलता है कि यहाँ आश्चर्यजनक है।
फिर तियांग मन ही मन बोलती है कि सुनजे, पिछले 3 वर्षों में आपके साथ क्या हुआ। फिर मार्शल का पियानो बजाना हो जाता है। फिर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर वह अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। फिर तियांग बोलती है कि आपको तो पियानो बजाना भी आता है। फिर मार्शल बोलता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैंने बहुत पहले सीखा था। फिर युंगटिंग बोलती है कि यहाँ सब कुछ विचित्र तरीका है डींगे मारने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मार्शल बोलता है कि मिस्टर झाओ, तो आपको संगीत अच्छा लगा, इसलिए मेरा मानना है कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीत का शीर्षक के बारे में तो पता होना चाहिए। फिर झाओ थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि यहाँ पागिनी के विषय पर रेसोट्री ऑफ 43 रमानिफ द्वारा लिखा गया है। फिर मार्शल बोलता है कि यहाँ गलत है, यहाँ वह लिखा है जिसने मैंने मौके पर ही बजाया, आप इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं मिस्टर, आपके पास केवल साधारण विशेषज्ञता है। फिर झाओ मन ही मन बोलता है कि बकवास। फिर झाओ मार्शल से बोलता है कि सुन जे, अकेले शराब पीना बहुत ज्यादा बोरिंग है, चलो साथ में पीते हैं। फिर मार्शल बोलता है कि ओह ठीक है, क्या आप स्वयं को फिर से शर्मिंदा करना चाहते हैं। तभी जहाँ जोर से चिल्लाता है बोलता है कि बस तुम मुझे यहाँ बताओ कि तुम मेरे साथ शराब पीने की हिम्मत रखते हो या फिर नहीं। फिर मार्शल बोलता है कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद तियांग बोलती है कि सुन जे। फिर झाओ बोलता है कि बेटर मुझे एक्सो की 10 बोतलें ला कर दो। फिर बेटर बोलता है कि ठीक है। फिर वह शराब की 10 बोतलें ले आता है। फिर वे दोनों शराब पीने लगते हैं। वे एक एक करके सारे बोतलों को खत्म कर देते हैं। यहाँ देखकर तियांग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और बोलती है कि आप दोनों कृपया और शराब मत पीजिए। फिर मार्शल बोलता है कि हाँ, आप और शराब नहीं पी सकते, कृपया अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए मिस्टर झाओ। फिर झाओ बोलता है कि यहाँ सब बकवास है, मैं और ज्यादा पी सकता हूँ। तभी मिस्टर झांग को चक्कर जैसे आने लगते हैं और उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसका शरीर कांप रहा होता है और वह मन ही मन बोलता है कि मुझे नपुंसकता की बीमारी क्यों है। तभी पीछे से युंगटिन आती है और बोलती है कि डियर, आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और आप बकवास करने लगे हो। तभी झाओ बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ जिसके कारण मुझे नपुंसकता आ गई है। इसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता, कोई जाना माना डॉक्टर भी मुझे नहीं ठीक कर पा रहा। कल मेरी मुलाकात 2 विदेशी लड़कियों से हुई और मेरा काम 5 सेकंड में ही खत्म हो गया। पहले यहाँ आधे मिनट तक चलता था। फिर उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग आपस में बात करते हैं। एक लेडी बोलती है कि इस व्यक्ति में सचमुच कोई मसला है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि वहाँ ऐसी बातें करने का साहस कहाँ से ला रहा है। तभी मार्शल बोलता है कि यहाँ एक नशे में 2 आदमी द्वारा बोला गया एक स्थिति है। फिर तियांग बोलती है कि इन सबको भूल जाओ, चलो अब घर चले। फिर मार्शल बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद युंगटिंग चिल्लाकर बोलती है कि तियांग। तभी झाओ अपने कपड़े उतारने लगता है और बोलता है कि मुझे अपनी नपुंसकता का इलाज करना होगा, मैं खुशी से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर युंग उसकी तरफ देखती है और जोर से एक सांस लेती है और फिर बाहर जाते हुए बोलती है कि मेरे लिए रुको तियांग। तभी तियांग युंगटिंग से बोलती है कि आप किस तरह के व्यक्ति की तलाश में थी मॉम। फिर युंगटिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति इस तरह का निकलेगा। तभी तियांग को एक फोन कॉल आता है। फिर तियांग फोन को उठाती है और बोलती है कि क्या बात है पिताजी। फिर चैंग बोलते हैं कि बहन बेकाई रैंग सिटी तिनाई में वापस आ गई है, शाम के भोजन के लिए कुछ उपहार लाना ना भूले जो आपके चाचा के घर आयोजित किया जाएगा। फिर तियांग बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर तियांग कॉल को काटती है और बोलती है कि इस समय मुझे उपयुक्त उपहार कहाँ से मिलेगा। तभी मार्शल बोलता है कि मुझे उपहार संभालने दो। उसके बाद तियांग बोलती है कि क्या तुम सिस्टर क्लाई मेरे प्रति मृत्युवाद थी, अब मैं इस पर वापस आया हूँ, मेरे पास उनके लिए पहले से ही उपहार तैयार है। फिर इंगटेंग बोलती है कि आप इस भोजन में अपनी मर्जी से शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, मैं बस आपके चाचा के परिवार का शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर तियांग बोलती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर वे लोग कार से निकल जाते हैं। फिर मार्शल और तियांग पार्टी की जगह पर उपस्थित होते हैं। वे लोग कार से नीचे उतरते हैं। तभी
तियांग बोलती है कि दादी और बाकी सभी लोग यहाँ पर है, तो कृपया कोई बेवकूफ़ी भरी हुई बातें ना कहे। फिर मार्शल बोलता है कि ठीक है, जब तक वे मुझे उकसाते नहीं तब तक मैं चुप रहूंगा। तभी वहाँ पर यंग परिवार के एक जमाई आता है और बोलता है कि यहाँ सिस्टर तियांग है ना? कि काय को खाली हाथ देखना थोड़ा बेतुका लगा, है ना? तभी तियांग बोलती है कि मुझे आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ जमाई बोलता है कि मैं अब भी आपका रिश्तेदार हूँ, तो यहाँ बुरा है कि आपने मुझसे ऐसा कहा। और मैंने सुना है कि केकाई के प्रेमी को प्रमुख पद पर ट्रांसफर किया गया है, और यदि आप उन्हें उपहार नहीं देते हैं तो वह आपके प्रति द्वेष रख सकते हैं। तभी वहाँ जमाई चिल्लाता है और बोलता है कि केकाई जीजा। उसके बाद हमें बुजुर्ग महिला और एक वयस्क महिला और एक आदमी को दिखाया जाता है। फिर उन परिवार का जमाई आई से बोलता है कि जीजा जी व्यक्तिगत रूप से क्यों बाहर आ गए। फिर आई बोलता है कि इससे मुझे खुशी मिलती है। तभी यून चाय तियांग और मार्शल के पास आती है और बोलती है कि बहुत समय हो गया जब मैंने तुम्हें देखा था। फिर तियांग बोलती है कि हाँ। तभी मार्शल यून चाय को एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि यहाँ मेरी और तेनाई की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। फिर इंचाई बोलती है कि आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पर याहो आता है और बोलता है कि यहाँ मुझे देखने दो, आपकी बहन और बहनोई निष्ठाहीन लग रहे हैं कि काई वे वास्तव में इस तरह का कचरा आपको उपहार में कैसे दे सकते हैं। फिर तियांग थोड़ा सा निराश होती है और बोलती है कि हमें अभी भी पता चला कि बहन के काई अभी लौटी है, तो हमने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया, क्या यहाँ अपर्याप्त है? फिर केकाई हंसते हुए बोलती है कि हाँ, कम से कम तियांग और उसका पति ईमानदार है। तभी योहाई बोलता है कि यहाँ ठीक है, इस तरह की घटिया ईमानदारी होने से अच्छा है ईमानदारी ना हो। तभी मार्शल बोलता है कि हम जो भी भेजते हैं वह कचरा नहीं बल्कि असली लेड है। तभी तियांग बोलती है कि आपको थोड़ा कम बोलना चाहिए सुनजे। फिर मार्शल बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो। तभी योहाई बोलता है कि एक बर्बाद एसयू परिवार का कचरा क्या दे सकता है, मैं बस यहाँ नहीं कहना चाहता कि आप खुद को शर्मिंदा करें। तभी योहाई उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कल बुजुर्ग महिला का जन्मदिन था, तो मैंने एक खास गिफ्ट तैयार किया है जो एक बेहतरीन जेट का टुकड़ा था। फिर वहाँ बुजुर्ग महिला बोलती है कि ओहो, तो दादी को देखने दो। तभी आई जेब से एक ग्रीन कलर का सामान निकालता है और बोलता है कि यहाँ एक पार्निंग हेयर जेड है। फिर वहाँ बुजुर्ग औरत बोलती है कि आओ हुई एक बहुत उदार व्यक्ति थे जो कम उम्र में ही निर्देशक बन गए थे। जब तक केकाई आपकी देखभाल में है मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी युवाई बोलता है कि क्या आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं दादी? तभी वहाँ पर यंग परिवार का दामाद आता है और बोलता है कि फिर भी जेट के बीच कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं है, युवाई का उपहार एकदम सही है और कुछ लोगों द्वारा दिया गया जेट तो देखो, यहाँ बिल्कुल कचरे का ढेर लग रहा है। तभी मार्शल बोलता है कि आप लोगों ने अपना पर्याप्त बकवास कर लिया है। तो यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट